नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट यानी कि टेस्ट 2, जिसमें कि हम 51 से लेकर 100 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ वही क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो स्किप ना करेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ इसकी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज़ 1 थी, टेस्ट सीरीज़ की जो पहली सीरीज़ थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिए, सारे ही वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने। देखिए, इस क्वेश्चन से पहली बात तो ये निकल के आ जाती है कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1956 में हुआ, ये एक चीज़ पता चलती है। अच्छा, पहली बार जब पुनर्गठन हुआ तो कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने, तो देखिए 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। याद रखेंगे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, यहाँ पे पूछ लिया गया है कि भाषा के आधार पर ना, अब वही क्वेश्चन अलग वे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अब देखिए, एक चीज़ और बार बार पूछी जाती है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। इसका भी आपको नॉलेज हमेशा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है, आप जानते होंगे हमारे संविधान के सभी अधिकार जो हैं वो निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता और बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो 20 और 21 अनुच्छेद है, ये निलंबित नहीं होते हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, दोषपूर्ण पुलिस गिरफ्तारी, यानी कि अगर किसी गिरफ्तारी में कोई दोष हो, बिना किसी सबूत के अगर उसको उठाया जाता है किसी नागरिक को, तो इस प्रकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जारी की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे, तो इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया, UPPSC 2015 में एक क्वेश्चन पूछा जा गया है। देखिए, मैंने इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने अगर मेंशन नहीं किया हो कि ये कब पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है इसको BR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में है ना, मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की जो अनुशंसा की थी वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, स्वर्ण सिंह समिति ने। और ये पूछा कब गया, तो देखिए बिहार SSC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किसी भी राज्य में शराबबंदी हेतु प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए पूछा कब गया है, IAS 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धारा 47 के तहत, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। धारा 47 के तहत कोई भी राज्य अपने राज्य में पूर्णतः शराबबंदी हेतु प्रावधान कर सकता है, और इसका अनुच्छेद 47 में, धारा 47 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसी अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। देखिए, जब भी ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अक्सर आए दिन इस प्रश्न पे चर्चा होती रहती है। तो देखिए, अनुच्छेद 51, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित होंगे, इसके प्रावधान किए जाएंगे अनुच्छेद 51 के तहत, ठीक है ना।
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह संसद को बिना सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ से हो जाता है 60 दिन। यदि कोई संसद का सदस्य बिना कोई लिखित सूचना दिए अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त समझी जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इस वक्त जो मौजूदा समय में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, जबकि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने कर्तव्य थे, तो केवल 10 थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। मौजूदा समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन मूल संविधान में यानी कि जब संविधान बना था तो उस वक्त कितने कर्तव्य थे, 10 कर्तव्य हैं। अब 11वां कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है ना, यही हमारा मूल कर्तव्य होगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। ठीक है ना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा, उसी को संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इस पद पर बैठता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर स्थापित न हो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। देखिए क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने। तो देखिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला ही एक वो मात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो कुछ समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जब भी राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो जान जाइएगा कि वो जरूर ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 123 ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जब चाहे अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 64वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कब कर सकता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कब कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा का विघटन किया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। देखिए धन विधेयक से संबंधित मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी धन विधेयक पारित किया जाता है, जब भी धन विधेयक लाया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही डिस्कस करता है, उसको विनिश्चय करता है कि यह कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। और जब यह निश्चय कर लेता है कि वह धन विधेयक है तब वो राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर उस पर अपना निर्णय देना होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, लोकसभा बिल्कुल लेती है, विधानसभा भी लेती है, किंतु विधान परिषद दोस्तों इसमें भाग नहीं लेती है। विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो यहाँ से विधान परिषद डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। 67वां क्वेश्चन है, कोई एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है जब उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोई भी दल जो कि लोकसभा में कम से कम 55 अपने सदस्य स्थापित करता है, उसके 55 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तभी जाकर वो अपना विपक्ष में दावा कर सकता है, विपक्ष के होने का दावा कर सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। कुल 55 सदस्य होने चाहिए विपक्ष की प्राप्ति हेतु। देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो देखिए लोकसभा के चुनाव में पात्र होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है इसलिए आसान है। 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने हेतु। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो देखिए दोस्तों, एकमात्र ऐसे अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं जो
कभी भी संसद सत्र में उपस्थित नहीं हुए। संसद सत्र में उपस्थित होने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वो थे चौधरी चरण सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, चौधरी चरण सिंह ही थे जो संसद सत्र में कभी उपस्थित नहीं हुए। देखिए इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, चरण है ना, इनके चरण जो है संसद सत्र में कभी पढ़े ही नहीं, तो याद रख लेंगे इसके ट्रिक से भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। देखिए प्रथम गृह मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। और देखिए कभी कभार पूछा जाता है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ से सही होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो देखिए दोस्तों 6 महीने तक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कोई भी सदस्य बिना सदस्य हुए, बिना किसी सदन का सदस्य हुए बिना संसद मंत्री में 6 महीने तक अपने पद को धारण कर सकता है। इसका आपको उदाहरण अरुण जेटली जी मिल जाएंगे। दिवंगत अरुण जेटली जो कि चुनाव में हार गए थे, फिर से उन्हें राज्यसभा सीट से नामित किया गया और फिर वो अपने पद पर बने रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सरोजनी नायडू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। सरोजनी नायडू हुई किसी भी राज्य की पहला महिला राज्यपाल थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बनाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री भी यही थे, ठीक है ना। अब तक कुल कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, याद यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा आपको कि अब तक 7 व्यक्ति, है ना। लास्ट जो व्यक्ति कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, उन्होंने ही उप प्रधानमंत्री का पद धारण किया था अंतिम, ठीक है ना। और इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले थे उप प्रधानमंत्री के पद को धारण कर ले। तो कुल 7 लोगों ने इस पद पर अपनी जगह बनाई है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितनी भी सदस्य संख्या होती है उसका केवल 15%। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। केवल 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाएगा। और कौन सा राज्य इसको पहले अपनाया था, तो आंध्र प्रदेश का नागौर जिला, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रखेंगे आप। आंध्र प्रदेश का जो नागौर जिला था उसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था, ठीक है ना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य बेस आधारित बजट जो है वो आंध्र प्रदेश ने ही इसको अपनाया था, तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए 1987-88 में इस शून्य आधारित बजट को आंध्र प्रदेश ने अपनाया था, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना। याद रखेंगे बहुत सारे इसमें संशोधन किए गए थे, बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी गई। आपकी प्रस्तावना में अखंडता, एकता जैसे शब्द जोड़े गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपके मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन जो है वो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। इसका आप खासा ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो संसद सदस्य नहीं होता है
लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। अगर आपने मेरा भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए। सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और इन सारी चीज़ों, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से जाइए और देख लीजिए। तो भारत का अटॉर्नी जनरल ही होता है दोस्तों, जो संसद का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निश्चय कौन करता है? तो जाहिर सी बात है लोकसभा अध्यक्ष करता है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में, देखिए मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि जब भी मत बराबर होने की दशा आ जाएगी तो उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष जो होगा अपना निर्णायक मत देगा और वो उसका प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? तो दोस्तों 65 वर्ष, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है वह सेवानिवृत्ति के योग्य हो जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? देखिए लोक लेखा समिति, बात समिति का ही है। देखिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये दो मुख्य समितियां होती हैं, संवैधानिक समितियां। इनके बारे में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सारी वीडियो आप देख लीजिए। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो देखिए लोक लेखा समिति जो होती है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों भाग 5, डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। भाग 5 में भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए भारत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है दोस्तों संसद के पास है, ठीक है ना। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो देखिए दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं दोस्तों? 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री की जब भी नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 163, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है वो अनुच्छेद 163 के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो काफ़ी चर्चा में रहा ये अनुच्छेद 370। सीखने दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत ही संविधान को एक अलग दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। देखिए दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का, जिसमें कि अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होता है, अंग्रेजी का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए जिला स्तर बिल्कुल है, ग्राम स्तर बिल्कुल है, प्रखंड स्तर बिल्कुल है, तहसील स्तर नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग तहसील स्तर पर कोई भी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कई लड़के कंफ्यूज होकर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को आंसर मारते थे, लेकिन और कुछ मुंबई भी मारते थे। सही ऑप्शन ए है यहाँ से चेन्नई। चेन्नई जो है यहीं पे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में? देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है ना। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको कोई डिस्टरबेंस न हो। तो देखिए दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में है जो, इसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जो बनाई गई थी उसका अधिनियमित जो किया गया था उसमें कौन से लोग सदस्य थे। गवर्नर द्वारा नामित लोग थे। आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। गवर्नर द्वारा नामित थे? बिल्कुल नहीं नामित थे। लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे? जी नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे? जी हाँ। और राजनीतिक दलों द्वारा भी नामित नहीं थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो नामित लोग थे वही संविधान सभा के अधिनियमन में उत्तरदायी थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया। तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण है कि 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन संविधान को लागू किया गया था, है ना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है दोस्तों। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1/3 है ना, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। 1/3 से अधिक विधान परिषद की संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सरल क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। इन्हें ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है ना। तो आज ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि 51 से लेकर 100 तक थे। अगली सीरीज़ भी हम जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अगर पसंद किया है तो लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए, दोस्तों के लिए शेयर भी कर दीजिए। मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।